हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टूडियो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने की धारा का चुंबकीय प्रभाव की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। कल थोड़े से क्वेश्चन अपन ने किए थे, है ना, और अपन ने कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि सर्कुलर पाथ में यदि कोई पार्टिकल एंट्री करता है ना, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें परपेंडिकुलरली यदि कोई पार्टिकल आता है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एंगल कितने डिग्री है 90। तो आपको मैंने बताया था कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा और उस समय जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स इसको बोलते हैं, क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, सो क्यू वी बी साइन 90 एक बिकम्स एम बी स्क्वायर बाई आर। वी से वी कैंसिल, ठीक है ना, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। साइन 90, तो क्यू साइन 90 इक्वल टू 1, क्यू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी बाई आर। ओके, ठीक है। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहें, आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू आया था एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये आ गई थी। एनी प्रॉब्लम? अब बच्चों, जब ये सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। ओके, क्या होता है इसका टाइम पीरियड? तो अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है भाई, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन स्पीड इसकी, है ना। 2 पाई आर अपॉन जिस स्पीड से ये चल रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 2 पाई आर है, और 2 पाई आर अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 पाई आर, स्पीड की वैल्यू भी निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम। यहाँ से v कितना होगा, v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। तो क्यू बी आर और m चला गया ऊपर, ठीक है ना। तो क्या से क्या कैंसिल, r से r कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। नोट करिए, ये हो गया टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि प्रोटॉन 5 परिक्रमण काल में 25 माइक्रोसेकंड लेता है तो अल्फा कण का आवर्तकाल क्या होगा। बड़ी कठिन हिंदी लिखी गई, एक्सप्लेन कर दूं। देखिए क्या हो रहा है इंग्लिश में। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ओके, इस डायरेक्शन में। अब एंट्री मार रहे हैं यहाँ से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। ये मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी कि 1 पॉजिटिव, प्रोटॉन के पास एक 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन ने यहाँ से एंट्री मारी, और एक अल्फा पार्टिकल के पास कितने पॉजिटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव, यहाँ से एक अल्फा आ गया। ओके, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड, अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड। तो अपने पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है अपने पास T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ओके, आर तो कैंसिल हो जाता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी क्या है, टाइम पीरियड है। तो अब T1 अपॉन T2, या फिलहाल देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, मास बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, यानी T प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन बी, एम अपॉन बी, ठीक है, T प्रोपोर्शनल टू एम बाई बी। तो T1 अपॉन T2
अरे बी भी तो कांस्टेंट है बेटा, गलती से ही लिख देगी भी, क्यू, एम बाई क्यू, एम बाई क्यू। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, Q2 ऊपर Q1 नीचे, होगा रेशियो रूल से। नाउ T1 T2, मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड चाहिए। किसका टाइम पीरियड, अल्फा का। देखो तो T1 में मान लेता हूँ T प्रोटॉन अपॉन T अल्फा इक्वल टू M प्रोटॉन अपॉन M अल्फा मल्टीप्लाई बाई Q अल्फा अपॉन Q प्रोटॉन। क्लियर हो गया। चलिए अब वैल्यू रख दूं मैं भाई, T प्रोटॉन अपॉन T अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, M मान लो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, M, और अल्फा का प्रोटॉन जो होता है 4 होता है, मतलब यदि इसकी 1 यूनिट है तो इसका 4 यूनिट। सो आई कैन राइट हियर कितना होगा, 4M। समझ गए ना, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का 4 गुना होता है। Q अल्फा, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, E इलेक्ट्रॉन, E यूनिट चार्ज होता है। कैंसिल 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 कैंसिल, तो 2/4 T प्रोटॉन अपॉन T अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आया ना। तो T अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T प्रोटॉन। अब इन लोगों ने डायरेक्टली नहीं कहा है कि प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना है, इन्होंने कहा है कि जो प्रोटॉन है 5 चक्कर 25 माइक्रोसेकंड में करता है। भाई 5 चक्कर 25 माइक्रोसेकंड में, तो एक चक्कर कितने में करोगे, 25 माइक्रोसेकंड बाई 5, यानी कि एक चक्कर आप कर रहे हो 5 माइक्रो सेकंड में। बोलो यस और नो, मतलब टाइम पीरियड प्रोटॉन का कितना हो गया, 5 माइक्रोसेकंड। सो अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10 माइक्रोसेकंड। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 10 माइक्रोसेकंड। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आर त्रिज्या वाली एक कुंडली में चालक है जिसमें एक I अपरवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली को समांगी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा जाता है कि B, चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली के समतल से लंबवत है, तो कुंडली पर लगने वाला बल क्या होगा। आपको इस कॉइल पर लगने वाला फोर्स बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या, एक बहुत बड़ी सी कॉइल है, एक कॉइल है, और आपने उस कॉइल को, अब इतनी बड़ी कॉइल है कि मुझे इसको एनालिसिस करना है, तो मुझे थोड़ा सा फैला के देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। तो मैंने ऐसे कॉइल को बना लिया। अब यदि इस कॉइल की इस छल्ले की बात करो तो इसमें करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाके ये, ठीक ना, फिर ये छल्ला यहाँ धीरे से नीचे जाके मुड़ जाएगा। तो देखा जाए तो जो कॉइल होती है वो छल्लों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब नीचे से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, ये देखो B। जो कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू I ब्रैकेट में L क्रॉस B। याद आया, जो बाद में जाके बनता है बिल साइन थीटा, L क्रॉस B। तो देखो यहाँ पे यदि इस पर्टिकुलर में छल्ले की बात करूं तो B तो नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बोलो हाँ। अब एक में लेंथ वेक्टर जा रहा है इस तरफ और B ऊपर है, और एक में लेंथ वेक्टर जा रहा है पीछे की तरफ और B कहाँ है, ऊपर है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट होगा वो दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। तो एक दूसरे क्या कर देगा, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, 0। तो करेक्ट आंसर है इसका 0। ठीक है ना, मतलब रीजन क्या हुआ कि आधे पार्ट में जो करंट होगी वो A टू B जाएगी और नेक्स्ट में क्या आएगी, B टू A। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है जिससे फोर्स पलट जाएगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का सही फॉर्मूला क्या है? तो लॉरेंज फोर्स ना BIL sin थीटा नहीं होता। लॉरेंज फोर्स चार्ज पर काम करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ ही काम करते हैं तो लॉरेंज फोर्स होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं F=QE होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड F=Q ब्रैकेट में V×B। आ गया समझ में? तो बेटा दोनों को ऐड कर दो तो नेट फोर्स जो होगा F=Q∗E प्लस Q ब्रैकेट में V×B। ऐड हो गया बेटा, Q कॉमन आ गया, अंदर आएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V×B। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो भाई ये लॉरेंज फोर्स है, F बाहर F=Q वेक्टर E प्लस V×B। क्लियर हुआ? मतलब ये जो सम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। जब एक ही चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स काम करते हैं तो इस तरीके का फोर्स लगता है। दोनों का सम F=Q वेक्टर E प्लस V, Q बाहर है तो V×B। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 11th स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट हर समय आवेशित कण पर बल लगाता है, मतलब इट एक्सर्ट अ फोर्स एवरी टाइम। नो भाई F=QV sin थीटा होता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, आवेशित कण पर बल कभी नहीं लगता, ये तो महा झूठ है भाई। मतलब चार्ज पार्टिकल पे कह रहा फोर्स कभी नहीं लगता, लगता है 0 डिग्री 180 डिग्री छोड़ के हर जगह लगता है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की रेखा में लंब दिशा में गति करता है तो बल लगता है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो भी लगता है। फोर्थ, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रेखा में गति करता है तो बल लगता है। बिल्कुल गलत। जब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फील्ड गति करता है, मोशन करता है, तो उस पर फोर्स कहाँ लगता है भाई? क्या मेन लॉजिक क्या निकल रहा है इसमें? लॉजिक ये निकल रहा है कि भाई अगर आपके पास ये फील्ड है और इसी के डायरेक्शन में यदि कोई पार्टिकल आ गया तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नो, फोर्स =0, क्योंकि F=QVB sin थीटा, साइन 0 पे 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें 4 पॉसिबिलिटीज दी हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन की। उस समय फोर्स लगेगा, और उस समय फोर्स कितना होता है? F=QVB होता है। ये मैक्सिमम फोर्स होता है। समझ में आ गया? सो 11th का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दो सीधे समांतर तार में 10 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ 1 × 10⁻³ न्यूटन बल से आकर्षित होते हैं। यदि दोनों में बहने वाली धारा के मान को 2 गुना कर दिया जाता आकर्षण बल होगा। चलो भैया, क्या कह रहा क्वेश्चन समझो हिंदी में, इंग्लिश में। दो आपके पास कंडक्टर हैं, ओके, दो आपके पास कंडक्टर हैं, दोनों में 10 एम्पियर की करंट बह रही है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ओके। और ये एक दूसरे को 1 × 10⁻³ न्यूटन से आपस में बुला रहे हैं। कह रहा अगर दोनों में करंट 2 गुनी कर दी जाए, है ना? रिपेल क्यों करेंगे? सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करते हैं ना, मैंने बताया था ना। दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन, करंट की वैल्यू अगर डबल कर दी जाए तो बताइए फोर्स कितना होगा? तो सीधा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। अपन ने बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ µ0/4π 2I1I2 अपॉन कितना D। ये याद आया भाई? सब कुछ सेम है, केवल I1 I2 को डबल किया जा रहा है। तो ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था? 1 × 10⁻³ और इसका 4 गुना कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 × 10⁻³ न्यूटन। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। दिखाई हुई आकृति में एक धातु की छड़ परिपथ पूर्ण करता है। परिपथ चुंबकीय क्षेत्र 0.15 टेस्ला के साथ लंबवत है। अगर अवरोध का मूल्य 3 ओम है तो छड़ को 2 मीटर पर सेकंड से अचल वेग से गति में लाने के लिए बल क्या होगा? चलो मैं क्वेश्चन समझाऊं। देखिए आपके पास एक सर्किट है, ये सर्किट है,
और ये जो सर्किट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये रखा हुआ है नेटवर्क, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे एक रॉड है, ये एक रॉड है यहाँ, ठीक है ना। इस रॉड को आप जो है बाहर की ओर खींचना है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आप इस रॉड को खींचना चाह रहे हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड के कैसे मूव कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस पर क्या लगती है? फोर्स। क्या लगता है? आपको बताना है कि ये फोर्स कितना है। हाइट दी गई है, ये जो कंडक्टर है इसकी हाइट दी गई 50 सेंटीमीटर, समझ गया ना, यानी हाफ मीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ट गया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। देखिए फोर्स क्या लगेगा इस पे, बी है फील्ड, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, तो थीटा तो 90 डिग्री है, सॉरी बेटा, तो ये हो जाएगा BF इक्वल टू BIL। ओके, अब हमें निकालनी करंट कि इससे करंट कितनी बन रही है। ओके, इंडक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए ये मत पूछिए कि सर करंट कैसे आएगी, जब इंडक्शन पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगी करंट कैसे आएगी। F B तो ठीक है, I मतलब होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, ठीक है ना। वोल्टेज का काम यहाँ पे EMF करता है। कौन करता है? EMF। वोल्टेज का काम यहाँ पे EMF करेगा, और जिस EMF को अपन बोलेंगे यहाँ पे मोशनल EMF। क्या बोलेंगे? क्योंकि मोशन की वजह से क्रिएट हो रहा है तो इस EMF को अपन बोलेंगे मोशनल EMF। F इक्वल टू B रहने दो, R भी रहने दो। मोशनल EMF बेटा E इज इक्वल टू होता है BLV या BVL। तो वैल्यू पुट कर दो BL इंटू V, और मल्टीप्लाई में क्या है? L है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के सॉल्व हो क्या जाएगा? F इक्वल टू B स्क्वायर, L स्क्वायर नहीं आएगा, B स्क्वायर साथ में V एक बार है और L स्क्वायर, BV L स्क्वायर अपॉन कितना? R। तो ये फोर्स आता है बेटा, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन जाए। अब क्या वैल्यू पुट कर दो, सारी चीजें दी हुई हैं, वैल्यू पुट कर दो। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.15 टेस्ला, 0.15 का स्क्वायर। लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ दी गई है भाई साहब आपके पास 50 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। एक मिनट देख लो जरा। हाँ ये तो लिखा हुआ, डायग्राम बनाओ। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 मीटर, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई? कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आपको जो दी गई वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। बच्चों वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन R। R इज द रेजिस्टेंस। कितने ओम था रेजिस्टेंस? डायग्राम में बना हुआ है, डायग्राम में लिखा रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था ना, हाँ 3 ओम। कितने ओम का है? 3 ओम का। तो डिवाइड कर दो 3 ओम से, सब कुछ सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 3.75 इंटू 10 की पावर -3, क्या न्यूटन में आंसर आएगा? 3.75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक अचर विद्युत ध्रुव के परिवेश में, मतलब आपके पास एक कांस्टेंट
इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो भैया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, ये दोनों रुके हुए हैं। अब रुके हुए हैं तो आपको पता है कि इसके हर पॉइंट पर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रुके हुए हैं। और आपको पता है रुके हुए में कभी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड के लिए उनको मोशन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ, अगर यही वेरिएबल डाइपोल होगा, मतलब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, कभी ये चल के पास में आ जाए, कभी दूर में चला जाए, तो जैसे ही ये चलेगा तो मतलब वेरी होगा, तो फिर उस समय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बट अभी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इनफाइनाइट कंडक्टर बोला गया, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अनंत लंबाई के सीधे तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तार से आर दूरी पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए, कितना होगा। ठीक ना, देखिए आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टर है और इसमें आई करंट दे रहे हो, आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक, तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं। यदि मैं इसको लिखूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2i अपॉन आर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ब्रैकेट में 2i बाई आर। तो लिख लो बच्चों, b इक्वल्स टू, b किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2i बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। ठीक है ना। अब यदि आप सर्कुलर कॉइल की बात करें कि सर्कुलर कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी बात करें, आई अमाउंट की सर्कुलर कॉइल है, आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो उसका फॉर्मूला याद कर लो। तो बी इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू डायरेक्टली म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। उसमें पाई आ जाता है, इसमें पाई नहीं आता, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है ना। तो भाई क्या इसको लिख सकते हो पाई के टर्म्स में, बी एट द सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बट नीचे 2 चाहिए था तो 2i अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हो। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई भी आएगा, सॉरी बच्चों, क्योंकि 2r चाहिए ना, पाई भी तो नहीं चाहिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, 2 पाई आई अपॉन आर। अगर n टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो n टर्म्स को क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन कितना, आर, या डायरेक्टली म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो आपके याद करने के तरीके हैं, जैसा मर्जी करे आप याद कर लो। म्यू नॉट एन बाई 2r, आर क्या है, रेडियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। बहुत सिंपल है, पैरेलल में, नो नो नो, एमीटर बदल रहे हो यानी पैरेलल में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस। तो आंसर कम अवरोध श्रेणी में, बिल्कुल सही। लो रेजिस्टेंस को आपको श्रेणी में नहीं, समांतर में, कम अवरोध समांतर में, मतलब आपको लो रेजिस्टेंस किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में, पैरेलल। ठीक है ना। मतलब अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। इस लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं अपन शंट। क्या बोलते हैं, शंट। ये जो पैरेललिंग करते हैं इसको शंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। भाई ये मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने खोज निकाला था, ओरस्टेड। पहला एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड का ही तो था, इस चैप्टर में तार वाला, समझ गए ना। तो ओरस्टेड ही इसका आंसर है। ठीक है ना। ओरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी, कैसे बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और वो एक सुई रख दिया था मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई थी।
मतलब इसके चारों तरफ में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो डिफ्लेक्ट हुई है, ये तो क्यों होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए गिवन स्टेटमेंट से कथन गलत स्टेटमेंट को बताओ। फर्स्ट, वोल्ट मीटर का अवरोध अधिक होता है। सही बात है भाई, वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है सीरीज में, तो उसका तो अधिक ही आएगा। एमीटर का अवरोध कम होता है, ये भी सही बात है। परिपथ में एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, सही बात है ना। नेक्स्ट है, सर्किट में एमीटर वाहक के साथ समानांतर में रखा जाता है। भाई बिल्कुल जो गलत है ये बात कि सर्किट में एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, ना कि पैरेलल में। समानांतर मतलब पैरेलल। सर्किट में आप जो है, ये सर्किट मेन सप्लाई है, इसमें आपका एमीटर किस में होगा, सीरीज में होगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर के साथ आप शंट को पैरेलल में रखोगे, ये बात जरूर है, मगर एमीटर जो है आपका वो सीरीज में आएगा। एमीटर किस में आएगा, सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में आएगा। तो इसका यही सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बताइए कौन सा बात रॉन्ग है ना। तो ये सी इज द रॉन्ग, क्योंकि भाई एमीटर का काम है करंट को नापना पूरा, समझ गए। तो इससे पूरी करंट जानी चाहिए, तो पूरी करंट जान देने के लिए इसे किस में रखा जाएगा, सीरीज में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स क्षमता 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। जब उसमें प्रोटॉन 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेव से क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी दी गई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, आपको सीधे सीधे QV साइन थीटा लगाना है। तो F = QV साइन थीटा लगा दीजिए, QV साइन थीटा। तो आपको क्या, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल 1.6 × 10⁻³ कितना, -19 कूलम, है ना। इनटू वेलोसिटी दी गई है 2 × 10⁷, 2 × 10⁷। नाउ इनटू बी कितना है भाई, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला, इनटू कितना एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर आ रहा है 2.4 × 10⁻12 न्यूटन इज द फोर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 25 ओम अवरोध वाले गैल्वेनोमीटर, 25 ओम अवरोध वाले गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, में से 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब ये क्या है, 10 मिली एम्पियर क्या है, इसकी IG है, गैल्वेनोमीटर करंट। यदि उसे 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो R अवरोध श्रेणी में लगाया जाता है। तो R का मान ओम में बताइए। भाई R का फॉर्मूला, R का वैल्यू कल मैंने बताई थी आपको, R की वैल्यू याद होगा आपको, R = होता है V/IG - स्मॉल g। तो सब कुछ तो दिया है। वोल्टेज कितना दे रखा है भाई, 100 वोल्ट, मतलब जो वोल्ट मीटर बनाना है अपन को कितने वोल्ट का बनाना है, 100 वोल्ट का, इनटू करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट कितनी दी है 1 मिली एम्पियर, कितनी दी है 10 मिली एम्पियर, कितनी है। तो IG = 10 × 10⁻³ माइनस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 25 ओम, कितना है 25। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 9975 ओम। देख लो कितना ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस अपन को वोल्ट मीटर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ गए ना, 9975 ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले रीड करता हूँ। एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं RP तथा RD के लिए सही कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए रिलेशन में RP और RD के बीच में, आपको बताना है कि सही रिलेशन कौन सा है। नाउ इन इंग्लिश कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क कितना होता है, अगर इसका मास m है तो इसका मास होता है 2m, बस इतना ही फर्क होता है। प्रोटॉन का मास m होता है तो इसका मास कितना होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। कह रहा है कि ये दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों एंट्री मारी, ये इसकी एंट्री हुई, ये इसकी एंट्री हुई, ओके। अब कह रहा है कि
इनकी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी सेम थी। शुरुआत में इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सेम थी। काइनेटिक एनर्जी सेम थी। आपको बताना है कि यदि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इनकी दोनों की रेडियस होगी। अब किसी का रेडियस बड़ा होगा, किसी का रेडियस छोटा होगा, तो आपको बताना है कि दोनों की रेडियस में क्या रिलेशन है। तो अपन को दोनों की रेडियस निकालनी है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अपन मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। mv, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इक्वल टू क्या मान ली मैंने? k। तो v² इक्वल टू क्या हो गया? 2k अपॉन m। v² इक्वल टू 2k/m। तो v इक्वल टू क्या हो गया? √2k/m। अब अपन जानते हैं रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है q, रेडियस होती है mv/qb होती है सर्कुलर पाथ में। रेडियस इक्वल टू क्या होती है? mv/qb। डिराइव कराया था ना, mv/qb। तो v की वैल्यू रख दो बेटा, तो रेडियस ऑफ द पाथ क्या हो जाएगी? m/qb, और v की जगह √2k बाई कितना? m। एक m से एक m ऊपर कैंसिल हो जाएगा रूट में, ये सॉन नो। तो एक √m ऊपर बचेगा, मतलब एक m से यहाँ पे क्या बचेगा? √m। तो कुल मिला के r इक्वल टू कितना हो गया? √2k, और ये भी रूट के अंदर ही आ जाएगा, अपॉन qb। देखिए q दोनों का सेम है, b भी सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, यानी सीधी सीधी बात r प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। ये सुनो, तो अब मैं बोलूँ r ड्यूट्रॉन अपॉन r प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2m मान लो, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बोलिए ये सुनो, तो r ड्यूट्रॉन अपॉन r प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू √2m मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ? √m। √m से √m, यानी r ड्यूट्रॉन इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r प्रोटॉन। मतलब जो ड्यूट्रॉन का रेडियस आएगा वो बड़ा होगा, समझ गया ना? ड्यूट्रॉन का रेडियस होगा प्रोटॉन के रेडियस का √2 टाइम्स, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें यही ऑप्शन आ जाएगा, r ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू r प्रोटॉन का कितने गुना? √2 गुना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्न चित्र 1 और 2 में से बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें कह रहा कौन कौन सी बल रेखा, मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो देखिए भैया, ये जो है, ये लूप जो है, क्लियर दिख रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। क्यों? ये इधर चल रही है, इधर वापस आ रही है, और ये क्लोज लूप है। कैसा लूप है? क्लोज लूप है। तो ये कहीं पे भी फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर? कि जो डायग्राम 1 है वो किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। ठीक है ना? जो डायग्राम 1 है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को शो कर रहा है, क्योंकि ये क्लोज लूप होती हैं। ओके, ये क्लोज लूप है। ये कैसा लूप है? ओपन लूप है। कैसा लूप है? ये ओपन लूप है। देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और बीच में फ्लक्चुएशन आया है, तो ये ओपन लूप है। तो ओपन लूप तो मैग्नेटिक लाइंस होती नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा कि डायग्राम ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। 4 तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है को 4 लूपों PQRS में मोड़ा गया है और फिर प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। प्रत्येक लूप में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कौन सा सत्य है? और चारों ऑप्शन में क्या पूछा गया आपसे? बलयुग्म यानी कि टॉर्क पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन समझा दूं मैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? आपके पास एक L लेंथ का वायर था फिक्स। क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास L लेंथ का वायर था और इस वायर को मोड़ करके आपने ये 4 लूप बनाए हैं। पहला कुछ इस टाइप का, दूसरा कुछ इस टाइप का, तीसरा कुछ लंबा सा बना दिया, और चौथा जो है सर्कल बना दिया। आपको बताना है कि किस पर लगने वाला टॉर्क जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। किस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो सबसे क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है ना? हाँ, देखिए तो पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है BINA, बीना साइन थीटा। क्या रहा है? तो टॉर्क का फॉर्मूला BINA। एन तो तब लगता है जब बच्चों वो क्या बोलते हैं, एन टर्न्स हो। अगर एन टर्न्स ना हो तो सीधे BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा, है ना? तो देखो भाई यहाँ पे टॉर्क
किस किस पे डिपेंड कर रहा है? बी, अगर एन को छोड़ दिया जाए तो बी पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा तो सबको बोल दिया गया कि इनको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मेनली क्या है? एरिया। मेनली क्या है? एरिया। तो जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, तो तार गिवन है आपके पास, गिवन लेंथ में, ये मैथ्स का पॉइंट है, गिवन लेंथ की जो सबसे ज्यादा एरिया वाली ज्योमेट्री होती है बेटा, वो होती है सर्कल। क्या होती है? मतलब सर्कल, उसी लेंथ के तार, सब सर्कल सबसे ज्यादा एरिया का बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सर्कल का। इसलिए सबसे ज्यादा जो टॉर्क लगेगा वो कौन सी कॉइल पे लगेगा? सर्कुलर कॉइल पे। किस कॉइल पे लगेगा? सर्कुलर कॉइल पे। तो टॉर्क का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा, है ना, और एन ना हो तो बी आई ए। क्लियर हुआ ना? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉर्क है, सर्कुलर फील्ड में सबसे ज्यादा एरिया प्रोवाइड होगा, इसलिए टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ पहले हिंदी में। वायु में आर दूरी पर स्थित दो आवेशों प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में बल एफ लग रहा है। यदि एक आवेश को दूसरे के चारों तरफ त्रिज्या आर वाले वृत्त में घुमाया गया तो किया गया कार्य है। भाई ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन हो गया। कह रहा है कि एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे होंगे। अब कह रहा है इसको रोक करके इसको आपने घुमाना शुरू किया, तो बताइए वर्क डन कितना होगा? तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जब घुमा रहे हो तो इंस्टेंटेनियस वेक्टर कैसा आएगा? डिस्प्लेसमेंट का, रेडियल। और फोर्स कहाँ लगेगा? सेंट्रल के लॉन्ग। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। और वर्क कभी भी एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होता है? जीरो। एक तो कंसेप्ट ये हो गया वर्क डन जीरो का। दूसरा कंसेप्ट ये कि इसके अबाउट ये जो सर्कल बनेगा ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस और नो? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन किया गया क्या होता है? जीरो। तो इसमें आंसर क्या आएगा? जीरो। मतलब कोई भी है, एक चार्ज है, आप उसको दूसरे चार्ज के अबाउट में अगर सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एक आयताकार लूप में धारा आई बह रही है। यदि यह एक सीधे तार के समीप इस प्रकार रखा जाता है कि तार लूप की एक भुजा के समानांतर लूप के तल में है। यदि तार में आई चित्रानुसार धारा बह रही हो तो लूप क्या होगा? चलो, मतलब कुल मिला के डायग्राम है भाई, कुल मिला के जो भी है डायग्राम है ना। तो ये डायग्राम आपके सामने एक बना हुआ है, मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ। ये डायग्राम मैंने कॉपी के सामने बना लिया और इसके सामने आपने एक लूप रख रखा है। ओके, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है? ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी और ये ऐसी, ठीक है ना। चलिए, करंट कितनी लूप में फ्लो हो रही है? आई। करंट कितनी लूप में फ्लो हो रही है? आई, स्मॉल आई। और यहाँ जो है ये कैपिटल आई फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसके इफेक्ट में, ये भी आई है, बताइए लूप कहाँ जाएगा? यहीं रुका रहेगा, पास में आता जाएगा, दूर में जाता जाएगा, क्या होता जाएगा? समझ गए ना? ये लूप है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखिए देखिए यहाँ पे दो दूरी हो रही है, एक इस वाले तार से इसकी दूरी और एक इस वाले तार से इसकी दूरी। एक ये तार है और एक ये तार है, दो तार है। बोलिए ये सुनो, एक दूरी को D1 मान लो और एक दूरी को क्या मान लो? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जब फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन कितना D। भाई ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम करंट ये है, आई और स्मॉल कैप, एक बार कैपिटल आई एक बार स्मॉल आई। केवल पंगा किसका है बेटा? डिस्टेंस का। मतलब डिस्टेंस जिसकी कम होगी उसका फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? कम है, तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन, मतलब अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है। बोलो यस। अब इस वाले की डिस्टेंस कम है और साथ में रिपल्सन, तो रिपल्सन वाला फोर्स क्या है? कम है। एफ रिपल्सिव क्या है? कम है। तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो इधर खसकने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और दूर जाने वाला फोर्स कम होगा। तो बताओ रिजल्टेंट ये पास में आएगा कि दूर जाएगा? पास में आएगा। समझ में आया ना? मतलब जो ड्यू टू अट्रैक्शन ये जो लूप है ये खिसक करके किसके पास में आ जाएगा? वायर के पास में। क्लियर हुआ ना?